पे सोसाइटी प्रोग्राम से जुड़े सभी सहकारियों को जय भीम। हमारा आज का सब्जेक्ट है एजुकेशन फिलोसॉफी ऑफ बहुजन मूवमेंट। आज के इस सब्जेक्ट के ऊपर हमें वक्तव्य देंगे धीमंत श्याम सुंदर जी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ पीबीएसपी। मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आज के इस टॉपिक के ऊपर अपना वक्तव्य रखें। सभी सहकारियों को मेरा जय भीम। जय भीम। सर्वप्रथम मैं आपको इस जय भीम का एक्सप्लेनेशन जो हमारे MKSOT जलगांव से धीमंत PR अम्बेडकर जी ने जो हमको बताया है, जिस पे हमको गर्व होता है और हमें फक्र होता है, वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं कि जय भीम का एक्चुअल में मतलब है क्या। एक्चुअल में जय भीम का मतलब है आई ऑनर एंड विश द ग्रेटनेस इन यू, मीन्स जय भीम। आई ऑनर एंड विश द ग्रेटनेस इन यू, हम आपके अंदर निहित मानवता को सलाम करते हैं या प्रणाम करते हैं या उसकी इज्जत करते हैं। दोस्तों, आज का मैं उद्बोधन करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि कल की जो कास्ट के ऊपर जो हमारा 2 दिन का उद्बोधन आपने सुना है धीमंत अंबर सिंह जी का, तो उसका मैं 1-2 मिनट उस उद्बोधन के को रिफ्रेश करने के लिए दूंगा, क्योंकि हमारी ये जो MKSOT ने और PBSP के माध्यम से ये जो प्रोग्राम चॉकआउट किया है, इस प्रोग्राम का जो असली जड़ है, जो मूल कारण है हमारी समस्याओं का, जो बहुजन समाज की त्रस्तता का कारण है, वो कास्ट है। तो कल आपने धीमंत अंबर सिंह जी से कास्ट के बारे में बहुत कुछ सुना, लेकिन उसको मैं नट सेल में आपके सामने ये कह सकता हूं कि कास्ट इज ए फोर्स इग्नोरेंस, कास्ट इज फोर्स्ड इग्नोरेंस एंड कल्चर ऑफ फियर। मतलब जाति जो है वो एक लादी हुई इग्नोरेंस, अज्ञानता है, मतलब जबरदस्ती थोपी गई अज्ञानता है हमारे ऊपर। और क्या है, साथ साथ कल्चर ऑफ फियर है, एक भय का वातावरण करने वाला दानव है। ये आपने 2 दिन के लेक्चर में अपने जहन में ठीक तरह से उतार लिया है। अगर ये आपको जहन में उतर गई है कि कास्ट हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, तो ये जो प्रोग्राम 10 दिन का है, इसके अंदर जो बाकी 4 सब्जेक्ट हैं कास्ट के अलावा, वो कास्ट के ऊपर ही डिपेंड है। कास्ट को कैसे खत्म किया जाए, इसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते हैं। तो जब तक ये कास्ट वाली समस्या आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगी, तब तक ये इसके जो उखाड़ने के साधन है, जैसे कि शिक्षा है, एजुकेशन है, थिंकिंग स्किल है, कॉपरेशन है, और लास्ट में इन तीनों के माध्यम से इसको खत्म करने का जो प्लान बनाया गया है, उसके बाद जो स्थिति पैदा होती है, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। यानी उसके मारने के बाद जो स्थिति बन सकती है हमारी, वो क्या बन सकती है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। तो सबसे पहले हमको कास्ट की इस बात को अपने दिमाग में रख लेना चाहिए कि कास्ट जो क्या है, वो एक फोर्स्ड इग्नोरेंस है और कल्चर ऑफ फियर पैदा करने वाली है। इसको हमारे धीमंत अंबर सिंह चौहान जी ने कल आपको एक सेंटेंस के थ्रू बताया था कि कास्ट इज अनदर नेम ऑफ अनथिंकिंग और स्टुपिडिटी। और अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो कहते हैं ना, विदाउट एक्सप्लिसिटी अंडरस्टैंडिंग द वायरस ऑफ कल्चर ऑफ कास्ट, नोबडी कैन हैंडल द कल्चर ऑफ कास्ट इन इंडिया। जब तक इस जाति रूप की विषाणु को आप इसका अच्छी तरह इसकी वो नहीं समझेंगे, जब तक आप इसको हैंडल करना भी नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए हमको सबसे पहले कास्ट की विचारधारा को दिमाग में रखते हुए आज के मेरे उद्बोधन की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों, मैं अपना उद्बोधन शुरू करने से पहले मैं लॉर्ड बुद्धा के इस कोट को कोट करना चाहूंगा, जो बाबा साहब ने अपनी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के प्रथम पेज पर दिया है कि नो ट्रुथ एज ट्रुथ एंड अनट्रुथ एज अनट्रुथ। हमको सत्य को सत्य जानना चाहिए और असत्य को असत्य जानना चाहिए। एक बहुत बड़ी ये
मतलब बात बाबा साहेब ने हमको रिमाइंड कराने के लिए पहले पृष्ठ पे लिखी है। ये हमारे जीवन का एक नितांत मतलब आवश्यक और सत्य पहलू है। इसी के साथ साथ उन्होंने एच ड्रूमोंड का एक डायलॉग भी कोट किया है। उसमें ये लिखा है, वो हमारे बहुजन समाज के लिए लिखा है कि ही दैट विल नॉट रीजन इज ए बिगॉट। जो तर्क नहीं करता वो धर्मांध है। ही दैट कैन नॉट रीजन इज ए फूल। जो तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख है। ही दैट डेयर नॉट रीजन इज ए स्लेव। जो तर्क करने का साहस नहीं करता वो गुलाम है या स्लेव है। ये वाला जो डायलॉग है हमारे जीवन के दोनों पहलुओं को, जो तथागत बुद्ध का स्लोगन है नो ट्रूथ एज ट्रूथ एंड अनट्रूथ एज अनट्रूथ, ये हमारी नैतिकता की सच्चाइयों को समझने के लिए उन्होंने बोला है। और ये जो दूसरा एच ड्रमंड के जो 3 लाइन का कोर्स है, ये उन्होंने हमारे अंदर की गुलामी को झकझोरने के लिए ये शब्द बोले हैं। तो इन शब्दों को जब हम अपने ध्यान में रखेंगे तो हम जाति रूपी दानव को मारने की एक शक्ति पैदा करेंगे। और वो शक्ति हमें किसके थ्रू आएगी? ये हमारे पास 3 साधन है। मुझे आज एक एजुकेशन रूपी साधन को आपके सामने एक्सप्लेन करने का मौका दिया गया है। बाकी थिंकिंग स्किल और कॉपरेशन भी मेरे आगने वाले साथी आपको प्रबोधन में देंगे, लेकिन मैं आज यहां पर आपको एजुकेशन के बारे में ही डिटेल में आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये देना चाहता हूं कि जब ये कास्ट रूपी दानव हमारे भारतवर्ष में मनुवादी नहीं कहेंगे कि ब्राह्मणवादियों द्वारा जब शुरू किया गया, तो ये जो कास्ट का जो दानव था वो अशोक का, सम्राट अशोक से पहले भी था। या मैं कहूं कि वो तथागत बुद्ध के जमाने में भी कास्ट रूपी दानव ने सब लोगों को त्रस्त कर रखा था। तो उस समय तथागत बुद्ध ने भी इसको निजात पाने की थोड़ी बहुत कोशिश की थी। और उसके जमाने में इसमें जो कहते हैं ना डिकास्ट होना शुरू हो गया था। लेकिन तथागत बुद्ध के बाद जब सम्राट अशोक को सम्राट होने का मौका मिला, तो जब वो युवराज थे और उनके पिता ने जब उनको कलिंग का युद्ध करने का मौका दिया, तो कलिंग के युद्ध में उन्होंने जो अपनी विजय पताका फहराई, लेकिन उसके बाद वो विजय पताका तो उन्होंने फहरा ली थी, लेकिन विजय पताका के बाद में उस परिदृश्य को देख करके उनका जो युद्ध का जो परिदृश्य था, जो वहां की हालत थी, लोग कटे हुए पड़े थे, मरे हुए पड़े थे, लोग त्राही त्राही कर रहे थे, लोग चीख रहे चिल्ला रहे थे, कुछ लोग घायल लोग थे। इस तरह वो वाला सीन देख करके जो अशोक था, युवराज अशोक, उसका मन एकदम से द्रवित हो गया और वो आत्मग्लानि से भर गया। जब वो आत्मग्लानि से भर गया तो उसने एकदम, उसको विरक्ति हो गई और उसने सोचा कि मैं क्या इस चीज से निजात पाने के लिए क्या कुछ कर सकता हूं। और उन्होंने अपना चिंतन मनन शुरू किया और थिंक करने के बाद, सोच विचार करने के बाद उसने 3 भीषण प्रतिज्ञाएं की। 3 भीष्म प्रतिज्ञाएं की। वो भीष्म प्रतिज्ञाएं क्या थी? पहली उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं युद्ध नीति का त्याग करता हूं। पहली जो उनकी भीष्म प्रतिज्ञा थी कि मैं युद्ध नीति का त्याग करता हूं। युद्ध का नहीं बल्कि युद्ध नीति का। यानी युद्ध नीति में ये होता है कि अगर कोई आदमी जबरदस्ती मुझे युद्ध छेड़ेगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मैं कोई कायर नहीं हूं जो मैं उसका जवाब ना दूं और वो मेरे राज्य में कुछ भी हस्तक्षेप करे। तो मैं युद्ध नीति का, यानी मैं अपने आप उस पर आक्रमण नहीं करूंगा या मैं उसके राज्य में छीना झपटी के लिए इस तरह की कोई युद्ध नहीं करूंगा। तो पहली उनकी भीष्म प्रतिज्ञा थी कि मैं युद्ध नीति का त्याग करता हूं। दूसरी उनकी भीष्म प्रतिज्ञा थी, उस जमाने में क्योंकि विषमता और वैमनस्यता ये जो जाति के रूप में हमारे समाज में व्याप्त थी, तो उन्होंने इस चीज को पहले ही जान लिया था अपने दिमाग में, अपने विचार कौशल से। और उन्होंने दूसरी भीष्म प्रतिज्ञा यह की कि मैं विषमता और वैमनस्यता की नीति का त्याग करता हूं। और तीसरी जो भीष्म प्रतिज्ञा थी, उन्होंने ये की
कि मैं अपनी प्रजा के भलाई के लिए या प्रजा के कल्याण के लिए अपने प्रयत्नों की पराकाष्ठा करूंगा। अब देखिएगा, वो अच्छी तरह जानते थे कि मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा तो अपने राज्य में खुशहाली कैसे ला सकता हूं, इसके ऊपर उन्होंने चिंतन मनन करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने ये जो तीसरी प्रतिज्ञा ली है कि मैं अपनी जनता के कल्याण के लिए अपने पराक्रम की पराकाष्ठा को पार करूंगा या पराकाष्ठा पे जाऊंगा, तो ये जो तीसरी जो प्रतिज्ञा है उनकी बहुत ही अहम प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा से ही उनके सारा का सारा शैक्षणिक दर्शन और जो कल्याणकारी राज्य की जो भावना उनके समाज में वहां से पैदा हुई। जब वो कलिंग युद्ध के बाद घर आ गए और उन्होंने ये 3 भीष्म प्रतिज्ञाएं कर ली, तो थोड़े समय के बाद ही उन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया। लेकिन बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद भी उन्होंने बौद्ध धर्म के अनुरूप ही काम नहीं किया, बल्कि बौद्ध धर्म के उस सिद्धांतों से भी कहीं आगे चल करके और ज्यादा पराकाष्ठा पे उन लोगों सम्राट अशोक ने अपना काम करना शुरू किया। और उसने ऐसा महसूस किया कि मैं अपनी जनता को मॉरल को और एथिकल वैल्यूज को इतना अच्छा करूंगा कि उन लोगों के दिमाग में विषमता और वैमनस्यता, लड़ाई झगड़े और एक दूसरे के प्रति जो नफरत और ये जो है छोटा बड़ा जाति पाति, ये सब ऊंच नीच का विचार ही खत्म हो जाएगा। तो यहां पर मैं उनके शैक्षणिक दर्शन को अब शुरू करता हूं। सहकारियों, उनका शैक्षणिक दर्शन क्या था? क्योंकि वो अपनी 20 प्रतिज्ञा कर चुके थे और उन्हें ये लग नहीं रहा था कि और कोई तरीका ऐसा हो सकता है जो मेरे राज्य में वृद्धि भी करे और साथ साथ मेरी जनता का कल्याण भी करे। तो उन्होंने बहुत विचार मंथन किया था। इसीलिए कहते हैं वो के दुनिया के सबसे दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर थे। सबसे पहले थिंकर हम उनको तथागत बुद्ध को मानते हैं, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े थिंकर हम सम्राट अशोक को मानते हैं। तो उन्होंने सोच विचार करने के बाद ये तय किया कि मैं अपनी जनता में इस तरह की शिक्षा दूंगा कि वो लोग आपसी भेदभाव और वैमनस्यता को त्याग करके स्वतः ही उनके अंदर से ऐसी आवाज आएगी कि वो एक आपस में समवाय करके और अच्छी उच्च शिक्षा ग्रहण करके वो मेरे राज्य को और उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे। तो उन्होंने अपनी जो शिक्षा शुरुआत की, उस शिक्षा में क्या चीज थी वो मैं आपके सामने यहां पर शुरू करता हूं। क्योंकि ये हम सबसे पहले सम्राट अशोक की शिक्षा हम इसीलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि सम्राट अशोक ने अपनी शिक्षा के माध्यम से इतना कल्याणकारी और इतना अच्छा राज्य स्थापित किया था कि उसके अंदर उस समय वो विश्व गुरु कहलाता था और सोने की चिड़िया कहलाता था। जब विश्व गुरु और सोने की चिड़िया था तो उसको विश्व गुरु और सोने की चिड़िया करने में जिन चीजों का योगदान था, उन योगदान में शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था। तो उनकी शिक्षा क्या थी, मैं आपको यहां अब उसका उद्बोधन करना शुरू करता हूं। उनकी शिक्षा में उस जमाने में 4 शिक्षाओं की पद्धतियां उनसे पहले, शासन से पहले नहीं, गर्म नहीं है, मैं फिल्टर का बना। शिक्षा की 4 पद्धतियां वहां पर अवेलेबल थी। उस समय पर जो उनका जब शासन उन्होंने शुरू किया तो उस समय प्रचलन में 4 शिक्षा पद्धतियां थी। वो मैं चारों को थोड़ा करके एक एक करके नटशेल में आपको बताता हूं। पहली शिक्षा पद्धति थी अनविच्छिकी। अनविच्छिकी का मतलब था कि जो सोच विचार करने की विद्या या विचार कौशल की विद्या। दूसरी विद्या थी त्रयी, क्योंकि उस समय 3 ही वेद जो थे वो प्रचलन में थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद जो है वो मौर्य काल के बाद का है, इसीलिए उस समय 3 वेदों की शिक्षा पर जो आधारित वो त्रयी शिक्षा पद्धति कहलाती थी। और उसका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल ब्राह्मणिकल फोर्सेज को
उनको उन तीनों वेदों के ब्रह्म ज्ञान को बताना ही उनका मुख्य उद्देश्य था और इससे बढ़कर के कोई उनका उद्देश्य नहीं था। तीसरी जो शिक्षा पद्धति उस जमाने में प्रचलन में थी वो वार्ता थी। वार्ता पद्धति के अंदर लोगों को जो लघु उद्योग, कृषि उद्योग, पशुपालन और छोटा मोटा व्यापार करना उस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। इन चीजों की शिक्षा उस वार्ता पद्धति के अंदर दी जाती थी। और एक चौथी पद्धति और प्रचलन में थी जो कि दंड नीति कहलाती थी और जिसका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल साम दान दंड भेद की नीति को अपना करके केवल और केवल जनता को के ऊपर शासन करना और अपना प्रभुत्व जमाए रखना। और ये केवल और केवल वहां के जो राज कर्मचारी या राजकाज करने वाले लोगों तक ही सीमित थी, इसमें आम पब्लिक बिल्कुल शामिल नहीं थी। तो ये चार पद्धतियां उस शिक्षा के उसमें लागू थी। तो सम्राट अशोक ने उसमें से सबसे जो सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति थी, जिसको आप अन्वीक्षिकी कहते हैं, अन्वीक्षिकी या विचार कौशल की जो शिक्षा कहते हैं या सोच विचार करने का जो शास्त्र है, वो अपनाया। और उसको अपनाने के बाद उन्होंने अपनी शिक्षा में उसको कंपलसरी भी किया। देखिए उन्होंने क्या किया कि वहां पर एक ऐसा सिस्टम शुरू किया जिसको आप गुरुकुल सिस्टम कह सकते हैं कि 8 बरस से 20 बरस की उम्र तक के राज्य के उनके सारे बच्चे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो, दोनों वहां लिंग भेद नहीं किया उसने, सबको एक समान फ्री और यूनिवर्सल एजुकेशन देना उसने शुरू किया। 8 वर्ष से 20 साल की उम्र तक ये जो शिक्षा दी जाती थी वो फ्री थी, कंपलसरी थी और यूनिवर्सल थी। यानी यूनिवर्सल से मेरा मतलब है कि उसमें गरीब और अमीर, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनका कोई अंतर नहीं था, स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं था और जो भी कास्ट के हिसाब से जो ऊंच नीच का भी उसमें कोई भी भेद नहीं था। यानी एक यूनिवर्सल, इक्वल टू ऑल, इसको कह सकते हैं इक्वल टू ऑल, सभी को समान शिक्षा, फ्री शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा उसने देना शुरू की। और इस शिक्षा की एक मुख्य जो विशेषता थी वो ये थी कि इस अन्वीक्षिकी शिक्षा पद्धति में 2 सब्जेक्ट, एक तो विचार कौशल, सोच विचार करने की विद्या, और दूसरा था व्यवहारिक शिक्षा जिसको आप इमोशनल इंटेलिजेंसी या दूसरों से व्यवहार करना कैसे चाहिए, हाउ टू डील विद अदर्स, ये वाला जो था वो इमोशनल इंटेलिजेंसी कहलाती थी। इन दोनों शिक्षाओं को उसने अनिवार्य कर दिया। यानी 8 बरस से लेकर के 20 बरस तक जो भी शिक्षा गुरुकुल में वहां दी जाएगी उसमें सभी को समान, फ्री और यूनिवर्सल, साथ साथ ये 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होंगे। जिस तरह आज की शिक्षा पद्धति को अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे मैथमेटिक्स और इंग्लिश 2 विषयों को हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक माना जाता है। उसी तरह सम्राट अशोक ने अपने जमाने में जो प्राथमिक शिक्षा थी यानी 8 साल से लेकर के 20 साल की, उसमें वो जो विचार कौशल की शिक्षा जिसको थिंकिंग स्किल कह सकते हैं और एक इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको व्यावहारिक शिक्षा कह सकते हैं, इन दोनों का पास करना कंपलसरी कर दिया। तो इन दोनों की शिक्षाओं को कंपलसरी करने का उसका रिजल्ट क्या आया? इस शिक्षा का ऐसा रिजल्ट आया कि लोगों में आपस में उनका जो मॉरल था, उनकी जो एथिकल और मॉरल वैल्यूज थी, इस शिक्षा के माध्यम से जब उनको बताई गई तो वो लोग, उनका मॉरल इतना ऊंचा हो गया, उनकी एथिकल वैल्यूज इतनी ऊंची हो गई कि वो एक दूसरे से विषमता और वैमनस्यता को उन्होंने स्वतः ही त्याग दिया और अपने आप को उच्च दर्जे पे ले जाना मुनासिब समझा। और सारे के सारे जो लोग थे वो राज्य कार्य में सहयोगी की भूमिका में आने लगे। यानी देखिए कि उसकी शिक्षा के माध्यम से कितना बड़ा चमत्कार हुआ कि लोगों के दिल में एक दूसरे से नफरत करना, झूठ, चुगली, चपाटी या गलत काम करना, ये सारी चीजें स्वतः ही नदारद हो गई
और एक दूसरे से कॉपरेशन करके यानी समवाय या एक दूसरे से मिलकर सहकार करने से वो हमारा जो उनका उस समय का राज्य था वो बहुत उन्नति के पथ पर आ गया। और वो उन्नति के पथ पर भी कैसा आया कि उसमें देखिए, एक तो उस पीरियड में मौर्य काल का जो पीरियड है जिसमें अशोका का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मौर्य काल जो है ना वो चंद्रगुप्त उनके मतलब बाबा जो थे, उनका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे ये सम्राट अशोक थे, तीसरी पीढ़ी थी। लेकिन उस तीसरे पीढ़ी में सम्राट अशोक की जो शिक्षा पद्धति थी वो सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति सिद्ध हुई। और उसमें जो फ्री ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड और जो बाहर के लोगों के लिए भी शिक्षा पद्धति, वहां के लोग जो बाहर के लोग आते थे उनको स्वतंत्र व्यापार की सुविधाएं उन्होंने दी। और इस तरह वो उनका जो राज्य था वो एक बहुत बड़ा कल्याणकारी राज्य हो गया। और कल्याणकारी राज्य के अलावा एक धन धान्य से भी परिपूर्ण हो गया, क्योंकि उसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बहुत सारी सहूलियतें ये लोग देते थे। और वहां के लोग भी यहाँ की शिक्षा पद्धति से इतने प्रभावित थे कि वो जब व्यापार करने के लिए भारत में आते थे, क्योंकि उस समय पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो थे ना वो इतने नहीं थे, तो लोगों को व्यापार करने आने के लिए 2-2 3-3 बरस एक ही जगह पर ठहरना पड़ता था, क्योंकि आने जाने में बहुत समय लगता था। तो वो पूरा का पूरा माल भर के लाते थे और उसको साल 2 साल यहाँ रहने के बाद वो यहाँ पर व्यापार करके फिर यहाँ के बदले में जो भी उनके साथ यहाँ वहां से कुछ चीजें लाके यहाँ बेचना और यहाँ से लेकर के उधर जाना, इस तरह वो करते थे। तो साथ में वो अपने बच्चों को भी लाते थे। जो बच्चे शिक्षा यहाँ के शिक्षा लेना चाहते थे, भारत की शिक्षा, क्योंकि उस जमाने में मैंने कहा ना कि वो थिंकिंग स्किल से परिपूर्ण थी, इमोशनल इंटेलिजेंस से परिपूर्ण थी, तो वो लोग यहाँ की शिक्षा को विश्व गुरु की शिक्षा मानते थे और वो अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने के लिए लाते थे। तो इस तरह जो उसकी शिक्षा का स्तर था वो यहाँ पर एक विश्व गुरु के दर्जे का बन गया और एक व्यापार में धन धान्य होने से ये सोने की चिड़िया बन गया। तो ये सारी की सारी चीज अब आप देखिए कि वहां पर उसकी शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा। इसीलिए बाबा साहब ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में एक आपकी आवाज गई है श्याम सुंदर जी, आवाज गई आपकी।
कांटेक्ट कीजिएगा। श्याम सुंदर जी को माइक सिस्टम क्या डिस्टर्ब हुआ क्या देखिए अपलोड कर। Sir, you can start unmuted. प्रियंका, श्याम सुंदर जी को क्या प्रॉब्लम क्या हुई इसको जरा देखो। प्रियंका, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक कोटेशन कोट किया था कि भारतवर्ष के संपूर्ण इतिहास में केवल एक पीरियड ऐसा है जो फ्रीडम, ग्रेटनेस एंड ग्लोरी का है, और वो पीरियड है मौर्य काल। मौर्य काल में कभी भी हमको आंतरिक और बाहर कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए, कोई हार नहीं हुई, और बाकी समय तो भारतवर्ष के इतिहास में एकदम डार्कनेस का है। केवल और केवल मौर्य काल ऐसा है जिसमें चातुर्वर्ण्य व्यवस्था पूर्ण रूपेण खत्म हो चुकी थी, और जो शूद्र लोग थे या जो चातुर्वर्ण्य के जो नीचे का तबका था, वो एज ए रूलर उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया था। ये बहुत बड़ी चीज है, और ये किसके कारण हुआ? उसकी शिक्षा पद्धति के कारण। तो अभी मैं यहां पर उसको अशोका की जो सक्सेस की जो 3 पॉइंट्स हैं, फ्रीडम, ग्रेटनेस एंड ग्लोरी, वो उसने किस तरह प्राप्त की, मैं आपको यहां पर थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। फ्रीडम का मेरा मतलब है कि फ्रीडम ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशन एंड प्रोफेशन, यानी सब तरह की स्वतंत्रता, उनको जीने की स्वतंत्रता, उनको सोच विचार करने की स्वतंत्रता, उनको आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग करने की स्वतंत्रता, अपने अपनी जो जो एंक्लोज माइंडसेट से निकल करके बाहर सोचने की भी स्वतंत्रता, और साथ साथ अपना धर्म अपनी स्वेच्छा से अपनाने की स्वतंत्रता, अपनी शिक्षा और अपने प्रोफेशन को भी अपनी इच्छा के अनुरूप मनाने की ये जो आजादी थी, ये उसकी शिक्षा का मुख्य भाग था। और दूसरी उसकी क्वालिटी थी ग्रेटनेस। ग्रेटनेस में मैंने बताया अभी, शिक्षा में उनको इतनी बढ़िया शिक्षा दी जाती थी कि उनकी जो हाई मॉरलिटी और हाई एथिकल जो वैल्यू थी, मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज इतनी उच्च दर्जे की थी, जिसको सम्राट अशोक ने धम्मा का नाम दिया है। धम्मा ये जो शब्द है ना, वो उन्होंने उनकी मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज के लिए, जो हमारे कर्म है उनके लिए, जो हमारा आचरण है उन सब के लिए उन्होंने धम्मा शब्द प्रयोग किया है, कि जो धम्मा, जो उच्च दर्जे का धम्मा पर उसने जोर दिया। और वो सब किसके कारण हुआ? वो सारा का सारा उच्च शिक्षा के कारण, या जो जो सोच विचार करने की और जो व्यवहारिक ज्ञान की जो शिक्षा थी, उसके कारण ही वो उच्च दर्जे का उनका एथिकल और मॉरल वैल्यूज बढ़ी। और साथ साथ में, इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि जो पंचशील का जो सिद्धांत था, वो उनकी शिक्षा में निहित था। तो वो पंचशील के जो 5 शील थे, वो उससे परिपक्व सारे के सारे लोग हो जाते थे, और आपस में एक दूसरे का कोई भी अनर्थ करने की कभी नहीं सोचता। इस तरह की ग्रेटनेस उन लोगों के बीच में आ गई थी। और ग्लोरी, जिसे आप वैभव कह सकते हैं, महानता कह सकते हैं, उसका एक बहुत बड़ा जो राज्य था, जो एक सोने की चिड़िया कहलाता था, जो ये ग्लोरी उसको उस समय प्राप्त हुई थी, वो किसके कारण प्राप्त हुई थी? कि सबसे पहले उसने फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ फॉर ऑल, नो इंटरनल एंड एक्सटर्नल बार, और हाई नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड,
उसके जमाने में आंतरिक और बाह्य व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक जो राष्ट्रीय व्यापार, वो सारा का सारा उच्च पर स्तर पर था। और जो नैतिकता की जो पराकाष्ठाएं लोग अपने आचरण में, जीवन में धम्मा का भरपूर प्रयोग करते थे, ये तीनों चीजें, फ्रीडम, ग्रेटनेस एंड ग्लोरी, ये उसकी शिक्षा के कारण आई उसमें। तो ये जो शिक्षा थी, और इन चीजों के लिए उन्होंने ना तीन, ये जो उनकी ग्रेटनेस, ग्लोरी एंड जो फ्रीडम थी, इसके कारण क्या हुआ कि जो उनका राज्य था, जो एक संकुचित, जिस समय वो युवराज थे, वो केवल एक छोटे से राज्य जिसको पाटलिपुत्र कहते हैं, उसके युवराज थे। लेकिन आपने जब मौर्य काल में देखा है कि सम्राट अशोक के शासन के लास्ट मूवमेंट पे उनका राज्य एक अखंड भारत में बदल चुका था। और ये सब कैसे संभव हुआ? जबकि उन्होंने युद्ध नीति का परित्याग कर दिया था, उन्होंने विषमता और वैमनस्यता का भी परित्याग कर दिया था, और साथ में अपने प्रयत्नों की पराकाष्ठा को जारी रखा, और अपनी शिक्षा का जो स्तर था वो धम्मा से जोड़ करके उसको उच्च नैतिक स्तर पर ले गए, जिसके कारण वो उनका राज्य निरंतर बढ़ता गया। और जो आसपास के राज्य थे, जो उनके नेबर स्टेट्स थे, उन लोगों ने स्वतः ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, और स्वतः ही अपने लोगों को उनके जो आचरण थे या जो उनके धम्म के नियम थे, उनको मानने के लिए स्वतः प्रेरित किया। और धीमे धीमे वो उनको ऐसा महसूस होने लगा कि सम्राट अशोक किसी पर जबरदस्ती आक्रमण नहीं करता, और वो किसी को जबरदस्ती किसी का राज्य नहीं छुड़ाता, किसी से कोई विषमता वैमनस्यता नहीं रखता, उसका आचरण बहुत शुद्ध है, उसकी जनता बहुत शुद्ध आचरण वाली है। और हम लोग भी, विदेशी लोग भी जब उनके यहाँ व्यापार करने जाते हैं तो हमारे साथ भी बहुत उच्च नैतिक दर्जे का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उन लोगों के, विदेशियों के लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, जिसमें उनके लिए फ्री हेल्थ सिस्टम, उनके लिए जगह जगह रास्ते में सरायें बनवाना, और रास्ते के किनारे पेड़ लगवाना, कुएं खुदवाना, और छोटी छोटी सरायों में खाने की व्यवस्था ये करवाना, उनके इलाज की व्यवस्था करवाना उनके लिए। उनके जमाने में तो इतना था कि लोग जानवरों के तक और पक्षियों तक के लिए हॉस्पिटल उसने बना रखे थे। आज के जमाने में देखिएगा कि हमारे देश में इस हॉस्पिटलाइजेशन की कितनी त्राही त्राही हुई है कोरोना काल में, आपने देख लिया। लेकिन उस जमाने में राजतंत्र था, लेकिन जो सुविधाएं थी वो लोकतंत्र से कई गुनी ज्यादा थी। इसलिए लोगों ने स्वतः ही उनकी अधीनता स्वीकार करते गए, या अपना राज्य उसके राज्य में स्वतः ही वो मिलाते गए, और इस तरह वो आज के भारत का जस्ट ट्रिपल टाइम एक अखंड भारत की स्थापना करने में वो सफल हो पाया। और ये सफल करने के पीछे उसकी शिक्षा पद्धति ही सबसे बड़ी जिम्मेदार थी। तो दोस्तों, ये आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आन्वीक्षिक की जो शिक्षा पद्धति है, आखिर ये कौन सी शिक्षा पद्धति है, इसमें क्या था? तो मैं थोड़ा सा इसका इतिहास आपके सामने बता दूं कि ये जो सोच विचार करने की शिक्षा या जो फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल थी, और ये इमोशनल इंटेलिजेंस, जो ये दोनों विषयों के लेकर के जो उनकी आन्वीक्षिक की शिक्षा पद्धति चल रही थी, आखिर उस शिक्षा पद्धति में ऐसी क्या खास बातें थी कि वो इतनी ज्यादा पॉपुलर और इतनी ज्यादा सर्वमान्य हो गई? तो दोस्तों, मैं उसका एक छोटी ट्रेवलिंग हिस्ट्री उसकी बताता हूं कि वो विभिन्न विभिन्न टाइम पे वो क्या उसका नाम दिया जाता गया उसके जमाने में। सबसे पहले उसको साइंस ऑफ माइक्रो इंक्वायरी कहते थे। सबसे पहले उसको साइंस ऑफ माइक्रो इंक्वायरी कहते थे। उसके बाद में उसका नाम साइंस ऑफ सोल और सेल्फ, यानी खुद का, अपने आत्मा का अध्ययन या आत्मविज्ञान या स्वतः का विज्ञान, स्वयं का विज्ञान, इस तरह का उसको नाम दिया गया। उसके आगे जब वो और पॉपुलर हुई तो उसको दी स्पिरिचुअल साइंसेज में उसको नाम दे दिया गया। और जब स्पिरिचुअल साइंस का भी और सामने आगे का समय आया तो उसमें उसको डिवाइन साइंस कहने लगे लोग, कि यानी वो इतनी पवित्र थी, इतनी ज्यादा उसमें लोगों की आस्था थी कि लोग उसको डिवाइन साइंस के नाम से बताने लगे। उसके बाद में जो पांचवी स्टेज उसकी आई, उसको एक फिलॉसफी कहने लगे लोग, कि वो एक दर्शन है, वो एक दर्शन शास्त्र है। और उसके बाद
उसकी नेक्स्ट स्टेज आई, वो उसको लॉजिक के नाम से लोग जाने लगे कि वो एक तर्क शास्त्र है, और इस तरह का उसका नाम लॉजिक हो गया। उसके बाद में साइंस ऑफ रीजनिंग उसको नाम दिया गया, और उसके बाद में 8वां नाम उसको आर्ट ऑफ डिस्कशन यानी साइंस ऑफ डिबेट, वाद विवाद करने का विज्ञान, ऐसा नाम उसको दिया गया। और उसके बाद में उसको साइंस ऑफ डिसीजन, जस्टिस या एनालिसिस दिया गया, न्याय शास्त्र के नाम से भी उसको बीच बीच में पुकारा जाने लगा, क्योंकि उसके अंतर्गत लोगों को बराबर और समानता का न्याय मिलता था, किसी के साथ भेदभाव पक्षपात नहीं होता था, इसीलिए उसको ये साइंस ऑफ डिसीजन या जस्टिस और एनालिसिस कहने लगे। उसके बाद में उसको 10वां नाम दिया गया साइंस ऑफ लॉजिक, तर्क का विज्ञान, के ये तो एक तर्क शास्त्र है, पूरा का पूरा तर्क करने का विज्ञान है, सोच विचार करने का विज्ञान है। और जो 11वां नाम उसको दिया साइंस ऑफ एविडेंस, कि वो एविडेंस माने जो उसकी गवाह या उसकी जो प्रस्तुति है वो उसका विज्ञान कहने लगे। और अंत में जब आकर के ये जब उसका इतना विकास हो गया कि उसमें हर चीज की भरमार हो गई, और सारी की सारी नैतिक जो मूल्य थे उसमें ज्यादा हो गए, और उसमें लोगों को सोच विचार करना आ गया, तो उसको अंत में नाम दिया गया द फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल। और लास्ट दूसरा नाम इसका क्या दिया, इसी में इसको क्या गया संक्षेप में, साइंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्याओं को समाधान करने का विज्ञान, या फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल के नाम से ये सम्राट अशोक के जमाने में ये शिक्षा पद्धति जो थी वो प्रचलित हुई। और इस शिक्षा पद्धति का कारण ही ये हुआ कि उनका समाज जो था वो एकदम फ्रीडम, ग्लोरी एंड उससे ग्लोरियस, उससे ज्यादा मतलब ऊपर आगे निकल गया, एक कल्याणकारी और एक बहुत ही ज्यादा सोने की चिड़िया और विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध होने लगा। तो ये सारा का सारा कारण हम देखते हैं कि वो एक उनकी आन्वीक्षिकी शिक्षा या थिंकिंग स्किल की जो शिक्षा थी उसके कारण ही हुआ। और यही कारण है कि सम्राट अशोक के जो भी अब शिलालेख मिले हैं बाद में, क्योंकि ब्राह्मणवादियों ने अपने उस ब्राह्मणवाद का जो चातुर्वर्ण सिस्टम था वो एकदम एनिहिलेट हो गया था या एकदम डिस्ट्रॉय हो गया था, तो वो लोग आंतरिक रूप से सम्राट अशोक के इस अन्वेषिकी विद्या पद्धति के एक विरोधी हो गए, और उनके अंदर कलह पनपने लगी। और ये विद्या आगे जाकर के, जैसे मैं कहता हूं कि सम्राट अशोक के बाद जो 7वां शासक यानी टोटल मिला के मौर्य वंश का अंतिम और 10वां शासक बृहदत्त मौर्य जो था, उसकी हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति द्वारा धोखे से कर दी गई, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर ये इसको हमने खत्म नहीं किया इस शिक्षा पद्धति को, तो हमारे ब्राह्मणों का वर्चस्व इस भारतवर्ष में से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो जब उन्होंने बृहद्रथ की हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने, और उसके बाद सबसे पहला जो काम उन्होंने हमारे साथ किया कि हमारे साथ एकदम अत्याचारों की पराकाष्ठा या दुर्व्यवहार की पराकाष्ठा को पार किया। देखिए, सम्राट अशोक ने तो कल्याणकारी पराकाष्ठा को पार किया, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने जो उसके फॉलोअर थे या उसकी जो प्रजा थी उसके साथ अपने अत्याचारों की पराकाष्ठा को पार किया। और आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने ढूंढ ढूंढ करके, चुन चुन करके उस मौर्य काल के सम्राटों के वंशजों का अंत किया, और जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे या जो उस अन्वेषिकी शिक्षा पद्धति के जो फॉलोअर थे, जिसमें बौद्ध भिक्षु मुख्यतः थे और बौद्ध उपासक थे, उन लोगों का मर्डर कराने तक के लिए भी उसने अपनी सेना को अधिकार दिया, और एक एक बौद्ध भिक्षु के सिर के ऊपर 100-100 स्वर्ण मुद्राएं ला करके उसने उनकी हत्या को अंजाम दिया। और इस तरह उसने उस के जो जमाने के जो अन्वेषिकी शिक्षा पद्धति उसको तहस नहस कर दिया। तो सहकारियों में यहीं पर एक चीज आपको ये बताना चाहता हूं कि वो जब उसने इस शिक्षा पद्धति का अंत किया, तो उसके बाद जो पुष्यमित्र शुंग था या वो ब्राह्मणवादी जो शासक था, उसने सबसे पहले जो उन्होंने हमसे जो अधिकार छीना वो हमारी क्या था, हमारी आत्म सुरक्षा का अधिकार
पहले उसने हमसे छीना, क्योंकि उन्होंने पहले हमको हरा करके एक तरह से गुलाम बनाया। गुलाम बना करके सबसे पहले उन्होंने उनसे हमारी आत्मरक्षा का अधिकार छीन लिया, जिसको हम कहते हैं सेल्फ डिफेंस को प्रिवेंट कर दिया, प्रिवेंशन। फर्स्ट लॉ उनका क्या है, लॉ ऑफ प्रिवेंशन में उन्होंने क्या किया, हमारे से सेल्फ डिफेंस को प्रिवेंट कर दिया, यानी हमको अपनी आत्मरक्षा का अधिकार छुड़ा लिया, कानूनन छुड़ा लिया कि आप अपने लिए कोई हथियार नहीं रख सकते, आप अपनी सुरक्षा की आपको जरूरत नहीं है, आप हमारे अधीन हो और हमारे नियम कानूनों को मानना पड़ेगा, इसलिए आपको सुरक्षा के सारे हथियारों से वंचित किया जाता है। और दूसरा उन्होंने जो सबसे बड़ा हमारे साथ, जिसको मैंने अभी शुरुआत में बोला था कि जिसको धीमंत अंबर सिंह जी चौहान ने कहा था कि ये फोर्स इग्नोरेंस, क्या है फोर्स इग्नोरेंस, कि हमारी शिक्षा को हमसे छीन लिया गया। डिनाइल ऑफ एजुकेशन, यानी हमको शिक्षा देने से के लिए मना कर दिया गया, उसको डिनाइल जान करके कि हम आपको आज से शिक्षा नहीं कराएंगे, आपको कोई शिक्षित नहीं होगा, ना आपको पढ़ाया जाएगा। और इस तरह करके उन्होंने इनडायरेक्टली हमारी थिंकिंग स्किल और इमोशनल इंटेलिजेंसी पर चोट की। उन्हें मालूम था कि अगर ये पढ़ेंगे तो शिक्षा में उनकी जो थिंकिंग स्किल और इमोशनल इंटेलिजेंसी जैसे विषय हैं, ये अगर पढ़ते रहे तो ये कभी भी गुलाम नहीं रह सकते, या कभी भी ये लोग हमारे अधीन या हमारा आधिपत्य स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने हमसे शिक्षा का अधिकार छीन करके और हमारे ऊपर फोर्स इग्नोरेंस लाद दी, और साथ साथ कल्चर ऑफ फियर भी लादा कि अगर हम उनके ऑर्डर को नहीं मानेंगे तो हमको मौत की सजा, हमारे हाथ पैर काटने की सजा, हमारी जबान काटने की सजा, इस तरह के भीषण जो अत्याचार हो सकते हैं हमारे ऊपर, शारीरिक जो अमानुषिक चीजें हैं वो उन्होंने हमारे ऊपर लादी, जिसको हम इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं, कल्चर ऑफ फियर। इस तरह करके उन्होंने हमको लगभग 2000 साल तक हम उस चीज से वंचित रहे। और साथ साथ इस शिक्षा के अधिकार के बाद थोड़े दिन के बाद जब उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये लोग बहुत धन्य धान्य हैं, तो उन्होंने जबरदस्ती हमारी संपत्ति को भी छीनने का एक अधिकार हमसे छीन लिया, संपत्ति रखने का। और उन्होंने जबरदस्ती हमारे से संपत्ति छीनना अपना वो बना लिया कि हम कोई भी ब्राह्मण, किसी भी शूद्र की या इनके लोगों के जो सम्राट अशोक के फॉलोअर हैं, इनको मानने वालों की संपत्ति को कभी भी छुड़ा सकते हैं, इनकी संपत्ति रखने का इनका कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई रखेगा तो कोई भी ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य इनकी संपत्ति को छुड़ा सकता है। तो इसको आप क्या कहेंगे, तीसरा वाला जो वेल्थ को जो है ना डिप्राइव कर दिया, यानी जबरदस्ती छीनना। डिप्राइव का मतलब संपत्ति से वंचित कर देना जबरदस्ती। तो इस तरह ये हमारे तीन जो अधिकार थे, सेल्फ डिफेंस को प्रिवेंट कर दिया, एजुकेशन को डिनाइल कर दिया, और वेल्थ को उन्होंने हमसे डिप्राइव कर दिया। और साथ साथ हमारे पर क्या, फोर्स्ड इग्नोरेंस और कल्चर ऑफ फियर के रूप में एक जो अज्ञानता थोप दी। और जो अज्ञानता हमारे ऊपर थोपी, अब यहां पर एक सवाल ये उठता है, देखिएगा कि जिस शिक्षा के कारण हमारा जो समाज था, रूलर था, शासक था, उस शिक्षा को छीन करके वो हमारे लोगों से जब ये ही छीन लिया गया, सोच विचार करना ही छीन लिया गया, तो हमारे लोगों में, उन लोगों ने जैसे हमारे लिए क्रांति किया, हमारे जो शासन जो अच्छा था उसको खंड खंड करने के लिए उन्होंने एक प्रतिक्रांति की और हमारे शासक की हत्या कर दी। लेकिन ये तीन चीजें छीनने के बाद, जिसमें शिक्षा मुख्य थी, जिसमें सोच विचार करना मुख्य था, वो छीन करके उन्होंने क्या बना दिया, हमको हमेशा हमेशा के लिए गुलाम। और हम ये ही नहीं जान सके कि क्रांति क्या होती है और उसके प्रतिक्रांति क्या होती है, या हमारे अधिकार क्या हैं और हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने हम पर कल्चर ऑफ फियर भी लाद दिया और फोर्स इग्नोरेंस भी लाद दी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि जो अनभिक्षिक की शिक्षा पद्धति थी वो 2000 साल तक उससे वंचित रहने के बाद हमारा जो बहुजन समाज था किस दयनीय पोजीशन में आ गया। और 2000 वर्ष के लगभग बाद सन 1827 में हमारे भारतवर्ष में ज्योतिबा फूले, जो कि माली समाज से थे, या ओबीसी जिसको आज की डेट में हम अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, उस समाज से थे। तो उस समय तक हम लोग
शिक्षा से वंचित रहे। लेकिन जब ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ और अंग्रेजों का शासन आया सन 1813 में, अंग्रेजों ने भारतवर्ष में अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसा महसूस किया कि यहाँ का जो बहुजन लोग हैं, बहुत ज्यादा, जो ज्यादा संख्या में मेजॉरिटी थिंकिंग पीपुल है, वो क्या है, वो शिक्षा से वंचित हैं। इसीलिए उन्होंने 1813 में शिक्षा के दरवाजे शूद्र और अति शूद्र सभी के लिए खोल दिए कि ब्राह्मण भी पढ़ेगा, क्षत्रिय भी पढ़ेगा, वैश्य भी पढ़ेगा, साथ में शूद्र भी पढ़ेंगे, अति शूद्र भी पढ़ेंगे। सारे के सारे लोग को शिक्षा का अधिकार 1813 में अंग्रेजों ने दे दिया। यहां से हमारे 2000 साल के उस अंधकार में जीवन का अंत होता है और हम इसीलिए कहते हैं कि बहुजन समाज के लिए अंग्रेजों का शासन एक बहुत बड़े अच्छे मतलब संकेत के रूप में था। अगर वो हमारे लिए नहीं आते अंग्रेज भारतवर्ष में, तो शायद हम शिक्षा से आज के डेट में भी वंचित होते। और ये जो थिंकिंग स्किल है और जो इमोशनल इंटेलिजेंसी है या जो फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल अनविच की शिक्षा पद्धति है, इसको हम जान ही नहीं पाते। तो दोस्तों, अब इसके बाद में मैं सम्राट अशोक की शिक्षा पद्धति के बाद सेकंड मेरा जो शिक्षा पद्धति है हमारे बहुजन नायकों में, वो हमारे ज्योतिबा फूले की शिक्षा पद्धति है। उस शिक्षा पद्धति को मैं आपके सामने कोशिश करूंगा कि उसको सूक्ष्म में डिफाइन करूं, लेकिन मैं साथ साथ जहां जरूरत होगी वहां उसको एक डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो महात्मा फूले के बारे में, जैसे ज्योतिबा फूले जिनका पूरा नाम ज्योतिबा राव फूले भी है, कभी कभी हम उनको शॉर्ट में ज्योतिबा फूले भी कहते हैं, और हम उनको महात्मा इसीलिए कहते हैं कि वो हमारे समाज के लिए सचमुच के महात्मा थे। वो हमारे लिए महात्मा गांधी महात्मा नहीं थे, बल्कि हमारे बहुजन समाज के लिए ज्योतिबा फूले ने जो काम किया है, इसीलिए उनके कार्यों के अनुरूप हम उनको इस संज्ञा से सुशोभित करते हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ, जब भारतवर्ष में शिक्षा के दरवाजे शूद्र और अति शूद्रों के लिए खुल चुके थे। तो दोस्तों, जब 1827 में ज्योतिबा फूले पैदा हुए और 27 के बाद 13 साल की उम्र में इनकी 1840 में शादी हुई। इनकी जो पत्नी सावित्रीबाई फूले थी, जिनको आज की डेट में हम क्रांतिबाई सावित्री फूले कहते हैं, क्रांतिबाई माता सावित्री फूले कह करके जिनको नमाजते हैं, उनके जब इनके साथ शादी हुई तो उस समय पे भारतवर्ष में अशोक के शिलालेखों का प्रादुर्भाव हो गया था, या उन पे खनन उत्खनन होना अंग्रेजों के राज्य में शुरू हो चुका था। और उनके जो उत्खनन में पाली भाषा में लिखे हुए उपदेश प्राकृत भाषा में कहीं जगह पर थे, कहीं कहीं पाली भाषा में थे, और कहीं कहीं जिसको इन्होंने ब्रह्म लिपि के नाम से कह दिया है वो धम्म लिपि में थे। हम उसको धम्म लिपि कहते हैं, ये ब्राह्मणों ने उसको ब्रह्म लिपि का नाम दे दिया है। तो उसमें जब इनके जो उपदेश हमको मिले, तो जब ज्योतिबा फूले ने उस विचारधारा को जाना, तो उन्होंने जाना और उन्होंने उसको अध्ययन करने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद 1 जनवरी 1848 को उन्होंने उनकी पत्नी के सानिध्य में भारतवर्ष में शूद्रों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए पहला स्कूल 1 जनवरी 1848 को, जिस समय उनकी पत्नी की उम्र मात्र 16 बरस थी, क्योंकि उनका जन्म वो उस समय पर जब उनकी शादी हुई थी वो 9 साल की थी, और 7 साल के करीब उनको 7 साल के करीब उनको ज्योतिबा राव फूले ने घर में ही पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद उन्होंने पहला स्कूल खोला महिलाओं के लिए, और उस महिला स्कूल में उनको सावित्रीबाई फूले को प्रधान अध्यापिका नियुक्त किया। और उसके स्कूल को खोलने के लिए जो उन्हें जगह दी, एक उस्मान शेख नाम के एक मुसलमान भाई थे, उन्होंने जो जगह दी, उसकी जो बहन थी छोटी फातिमा शेख, उसको उन्होंने उसमें प्रथम महिला शिक्षिका नियुक्त किया, और स्वयं वो प्रथम महिला प्रधानाचार्य नियुक्त हुई। इस तरह करके उन्होंने शूद्रों के लिए और महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे भारतवर्ष में खोल दिए। तो
और जो विद्या अध्ययन करने के बाद जो उन्होंने अपना एक किसान का कोड़ा नामक किताब लिखी। सहकारियों में यहां पर एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि जो किसान का कोड़ा थी वो 1883 में उन्होंने लिखी थी और उसके हस्तलिखित प्रतियां ही मार्केट में उन्होंने या बाजार में या उन अपने दोस्तों में या लोगों में उन्होंने बांटी लिख लिख करके। हालांकि उनकी इस किताब का जो पब्लिकेशन हुआ है वो 1905 में हुआ, लेकिन 1883 में ही उनकी हस्तलिखित इसकी बहुत सारी कॉपियां आ गई थी और पूरी क्रांति का सूत्रधार इन्होंने कर दिया था। और इस क्रांति में उन्होंने क्या लिखा, उस किसान का कोड़ा में जो पहले 6 लाइनें जो उन्होंने लिखी हैं, मैं वहां से उनकी पूरी की पूरी एजुकेशन फिलॉसफी का निचोड़ आपको बताना चाहता हूं कि ज्योतिबा फूले की पहली जो किताब थी उसमें उन्होंने अपनी पूरी की पूरी बहुजन शिक्षा पद्धति या बहुजनों के लिए जो एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ ज्योतिबा फूले है वो क्या है, उसका निचोड़ में उनके डायलॉग से बताता हूं। वो है डायलॉग, उन्होंने लिखा है, विद्या बिन मत गेली, मत बिन नीत गेली, नीत बिन गत गेली, गति बिन वित्त गेले, वित्त बिन शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्यन केले। ये मराठी भाषा में उनका कोट है, लेकिन मैं इसको आपके सामने एक एक लाइन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा ताकि उनको पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति इसमें उनकी नियत है, पूरा का पूरा शिक्षा का दर्शन उनका इस डायलॉग में समाया हुआ है, इसीलिए ये आपको समझाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। विद्या बिना मत गेली, मत देखिए यहाँ पे, इसमें पहले मैं इंग्लिश में आपको बोलता हूं, वी हैव लॉस्ट आवर एबिलिटी टू थिंक एंड डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस इन द डिनाइल ऑफ एजुकेशन सिस्टम या इन द डिनाइल ऑफ एजुकेशन या फोर्स इग्नोरेंस। डिनाइल ऑफ एजुकेशन को हम दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं, इट इज ए फोर्स इग्नोरेंस। मति जो शब्द है ना, जो मति शब्द है वो दो चीजों का सम्मिश्रण से बना है। मति, कभी कभी आपने सुना होगा कि हमारे पूर्वज लोग, हमारे बुजुर्ग लोग कभी कभी कहते हैं कि अरे जाकी तो मति मारी गई है, इसकी मति मारी गई। मति का मतलब है हमारा विचार को सोचने की शक्ति और व्यवहार करने की शक्ति, व्यवहार करने की शिक्षा यानी इमोशनल इंटेलिजेंसी और थिंकिंग स्किल दोनों खत्म हो जाए तो कहते हैं कि हमारी मति खत्म हो गई, या हमारी मति का मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंसी प्लस थिंकिंग स्किल, दोनों मिलाकर के ये मति बनती है। तो उन्होंने पहली लाइन में कहा विद्या बिना मति गेली, यानी विद्या के बिना क्या हुआ, हमारी मति चली गई, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंसी और थिंकिंग स्किल का हिरास हो गया और हमारे ऊपर क्या आ गया, फोर्स्ड इग्नोरेंस लाद दी गई। दूसरी लाइन है उनकी, मति बिना नीति गेली, और जब मति चली गई, मति चली गई तो नीति चली गई। हमारी नीति का मतलब है वी हैव लॉस्ट आवर प्रोसेस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। नीति निमित्तता, जब हम शासक थे, अपनी पॉलिसी बनाते थे, अपने नियम कानून बनाते थे, तो ये सब जब हमसे ये चला गया, हमसे विद्या ही चली गई और विद्या में से ये मति चली गई, तो हमारा क्या हुआ, हमारी नीति निमित्तता, हमारी पॉलिसी मेकिंग या जो इसको सेल्फ गवर्नेंस कहते हैं वो भी चली गई। और तीसरी लाइन उन्होंने लिखी है कि नीति बिना गति गेली। जो नीति जब चली गई, हमारी जो पॉलिसी मेकिंग या सेल्फ गवर्नेंस खत्म हो गई, तो उसके बिना गति, गति मीन्स डायनामिज्म, फाइनेंस या पैसा, यानी जो जो स्पीड, जो जिसे डेवलपमेंट कहते हैं, विकास की जो गति थी, यानी जो हमारा विकास की जो स्पीड थी वो खत्म हो गई, हमारा विकास जो था ना खत्म हो गया, हमारा डायनामिज्म खत्म हो गया। वी हैव लॉस्ट आवर प्रोसेस ऑफ डायनामिज्म इन द एब्सेंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, यानी जब हमारी नीति चली गई तो क्या हुआ, हमारा डायनामिज्म यानी हमारा विकास रुक गया। और गति बिना वित्त गेले, और जब हमारा विकास रुक गया, हमारी गति रुक गई तो क्या हुआ, वित्त गेले, यानी हमारा फाइनेंस भी चला गया। हम पैसे से, मुद्रा से बिल्कुल वंचित हो गए और हम बहुत नीचे के दर्जे में जाकर के गिर गए, यानी गरीब होते गए और गरीब होते गए, गरीब होते गए, यहाँ की हमको केवल जीने भर के लिए ही लोग थोड़ा बहुत खाना पीना देते थे, बाकी सारी चीजों से हमको मरहूम या वंचित रखा जाता था। और वित्त बिना शूद्र खचले, वित्त बिना
शूद्र खचले, यानी इस फाइनेंस के बगैर, वित्त के बगैर शूद्र लोग जो कहते हैं वो दलदल में फंस गए, या उनका अधोपतन हो गया, या वो बहुत नीचे गिरते गए। और इतके अनर्थ एक अविद्येन के लिए, ये सारे इतने अनर्थ एक अविद्या के कारण, यानी विद्या को हमसे छुड़ा लिया गया और अविद्या हमारे ऊपर जो लाद दी गई, इसके अविद्या के कारण इतने सारे अनर्थ हमारे ऊपर हुए। ऑल दिस डाउन डिग्रेडेडनेस वाज कॉज्ड ओनली बाय द कॉज ऑफ इग्नोरेंस और बाय द डिनाइल ऑफ एजुकेशन या फोर्स्ड इग्नोरेंस, यानी फोर्स्ड इग्नोरेंस लाद कर हमारे शूद्रों का या चातुर्वर्ण में नीचे वाले वर्ण का कितना बड़ा भयंकर नुकसान किया। ये सारी की सारी चीजें आपको उनकी एजुकेशन पॉलिसी से अब इसमें आपको समाई हुई है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ज्योतिबा फूले ने भी एजुकेशन में वो बहुत मस्ट बताया, बहुत जरूरी बताया, और एजुकेशन का भाग थिंकिंग स्किल और इमोशनल इंटेलिजेंसी को बताया। यानी ज्योतिबा फूले ने भी समझ लिया था कि शूद्रों की जब तक उन्हें थिंकिंग स्किल और इमोशनल इंटेलिजेंसी से रूबरू नहीं कराया जाएगा, इसको भी इनको शिक्षा नहीं दी जाएगी जब तक इनका विकास नहीं होना। तो उन्होंने अपनी ये जो एजुकेशन पॉलिसी का ये जो सार है, इस सार को उनके लिए उन्होंने लास्ट में 3 अपने सूत्र छोड़े। अपनी शिक्षा पद्धति को एक्सप्लेन करने के बाद 3 सूत्र हमने उन्होंने छोड़े। वो 3 सूत्र क्या थे, यानी उनकी शिक्षा का जो निचोड़ वो क्या था। नंबर 1 था चैलेंज द कंसेप्ट। चैलेंज द कंसेप्ट। कंसेप्ट का यहाँ पर क्या मतलब है? कंसेप्ट का मतलब उनसे है जो ब्राह्मणिकल कर्म कांड और अवधारणाएं थी, जो मान्यताएं थी, जो हमारे ऊपर लादी गई थी, जो अज्ञान या अंधविश्वास हमारे ऊपर लादा गया था, उनको चैलेंज द कंसेप्ट। उन कंसेप्ट को आपको चैलेंज करना है। ये उनका पहला गुरु मंत्र था। दूसरा उनका गुरु मंत्र था लीड्स टू इनोवेशन, यानी आपको अपने समाज के लिए नई नई पॉसिबिलिटीज तलाशनी है। फाइंड न्यू पॉसिबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ योर कम्युनिटी। अपने समाज के उत्थान के लिए या उनके कल्याण के नई नई संभावनाएं तलाश करने वाला बनना है। यानी सेकंड क्या होगा? लीड्स टू इनोवेशन। और थर्ड जो सूत्र था उनके सूत्र का तीसरा अंग, वो था रिजॉल्व टू क्रिएटिविटी, यानी अपने समाज के सृजन करने के लिए, उसमें समाज में सृजन करने के लिए कृत संकल्प कर लो अपने आप को एक कृत संकल्प हो जाओ कि हमें अपने समाज के लिए क्रिएटिविटी पैदा करनी है, उसमें रचनात्मक कार्य करने हैं, उसकी भलाई के लिए जो हमने पॉसिबिलिटी तलाश की है दूसरे सूत्र में लीड्स टू इनोवेशन के माध्यम से, उन सारी संभावनाओं से जो रचनात्मक क्रिया या जो भी हम क्रिएटिविटी हम कर सकते हैं अपने समाज की भलाई के लिए, वो हमें करना है। यानी ये जो 3 सूत्र है उनकी शिक्षा का पूरा निचोड़ है। और निचोड़ क्या हुआ? चैलेंज द कंसेप्ट, यानी जो ब्राह्मणवादी मान्यताएं उनको उखाड़ फेंको। लीड्स टू इनोवेशन, अपने समाज के कल्याण के लिए नई नई संभावनाएं तलाशो। और रिजॉर्ट टू क्रिएटिविटी, यानी अपने समाज के कल्याण के लिए जो नई संभावनाएं तलाश की हैं उनसे क्रिएटिविटी पैदा करो या उनके लिए नया सृजन करो ताकि उनका कल्याण हो सके। दोस्तों, यहीं पर मैं शिक्षा के लिए ज्योतिबा फूले का ये जो दर्शन है इसको अंत देता हूं। और साथ में एक मैं डायलॉग जो फ्रेडरिक डगलस का है वो मैं आप सभी लोगों को यहां बताना चाहता हूं कि ये जो फ्रेडरिक डगलस थे, ये अमेरिका के एक जिनको निग्रो कहते हैं, अफ्रीकी जिनको कहते हैं, ये निग्रो कम्युनिटी के थे फ्रेडरिक डगलस। इनका 1818 में जन्म हुआ था और 20 फरवरी 1895 में इनकी डेथ हुई। ये निग्रो थे, लेकिन इनको जब इनकी स्लेवरी कल्चर से जब इनको आजादी मिली तो ये बाद में शिक्षा के माध्यम से बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर और एक नेशनल लीडर बने। और नेशनल लीडर बनने के बाद इन्होंने जो शिक्षा का महत्व बताया,
जो अपनी एक लाइन की परिभाषा शिक्षा के लिए दी है, वो शिक्षा की परिभाषा इन्होंने क्या दी है वो मैं आपके सामने उद्बोध करता हूं। टू एजुकेट ए मैन, टू एजुकेट ए मैन इज टू अनफिट हिम टू बी ए स्लेव। एक आदमी को पढ़ाने का मतलब है उसको स्लेव माने गुलाम बनने के लिए अनफिट बना देना, या वो कभी आदमी गुलाम नहीं बन सकता। अगर किसी आदमी को शिक्षित कर दो ढंग से तो वो फिर कभी दोबारा गुलाम बनने की संभावनाएं सारी उसकी खत्म हो जाती हैं। ये फ्रेडरिक डगलस ने, जो खुद में एक गुलाम थे और बाद में वो बहुत बड़े नेशनल लीडर बने, तो आपको ये शिक्षा का जो महत्व है ये यहां से आपको पता लगता है कि वो आदमी शिक्षा के लिए क्या कह रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद में मैं मेरा जो अभी तीसरा मेरे को जो शिक्षा पद्धति है वो मैं प्रोफेसर जॉन डिबे के बारे में थोड़ा यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा इस बहुजन समाज के लिए, जो हमारे बहुजन लीडर्स के हित के लिए जो इन्होंने शिक्षा को अपनी को इजाद किया, वो सारे के सारे लीडर्स को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहते हैं ताकि आपको उनके विचारों से आप सब रूबरू हो सकें और उनकी अच्छी अच्छी शिक्षा की जो क्वालिटीज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप तक पहुंचाई जा सके। प्रोफेसर जॉन डिबे के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूं कि जब बाबा साहब 1913 में कोलंबिया गए तो 1917 तक वो वहां से उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो वहीं पर उनको 9 मई 1916 में एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ। उस सेमिनार में बाबा साहब को अपना एक ऐसे पढ़ने का मौका मिला। वो ऐसे का नाम उन्होंने, वो आगे चल करके कास्ट इन इंडिया करके जो किताब के रूप में प्रचलित हुआ है और वो उनकी बहुत अच्छी किताबों में से गिनती है और उनकी बहुत, जिसे कहते हैं कि आदमी के दिमाग के ज्ञान चक्षु और नेत्र दोनों खोलने वाली बातें उसके अंदर हैं। तो वो कास्ट इन इंडिया 9 मई 1916 को वहां पर एक ऐसे के रूप में पढ़ी गई थी। उस समय प्रोफेसर जो जॉन डिबे थे वो प्रोफेसर थे जो उनके वहां पढ़ाते थे उनकी क्लास में उनको। तो ये जो प्रोफेसर जॉन डिबे ने जब उनका ये कास्ट इन इंडिया का जो ये ऐसे सुना तो वो बाबा साहब से बहुत प्रभावित हुए थे और बाबा साहब के प्रति उनके दिल में एक प्यार, अफेक्शन पैदा हो गया और उनसे उनकी इज्जत करने लगे। वो उनको एक अच्छा आइडेंटिटी उनको देने लगे। और इसी समय क्या हुआ, 15 अगस्त 1915 को ही इन जॉन डिबे ने अपनी एक किताब लिखी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जो 1916 में जनवरी और फरवरी के माह में प्रिंट होकर के कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आ गई। वो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो किताब लिखी थी, जब बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में बैठ के उस किताब को पढ़ा तो आपको ये सुनकर के ताज्जुब होगा कि 1916 से 1917 के बीच एक साल में उन्होंने उस किताब को 3 बार स्टडी किया और उस किताब ने बाबा साहब की दुनिया बदल दी थी। उस किताब में क्या लिखा है, उसमें कौन सी शिक्षा पद्धति थी, इसको हम प्रोफेसर जॉन डिबे की एजुकेशनल फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। उनकी जो एजुकेशनल फिलॉसफी है उसको जानने के लिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि वो उनकी लिखित पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन को अपने घरों में जरूर रखें और उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक वो समझ में अच्छी तरह ना आए, जब तक उसको बार बार पढ़ें और उसको समझने के बाद फिर आपको बाबा साहब की पूरी एजुकेशन फिलॉसफी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो जॉन डिबे हैं वो एजुकेशन को क्या मानते हैं, जॉन डिबे ने जो परिभाषा दी है एजुकेशन की वो क्या है, एजुकेशन इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विद इन द एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस एंड फॉर द एक्सपीरियंस। वो कहते हैं कि जो शिक्षा क्या है वो हमारे एक्सपीरियंस का एक्सप्लोरेशन है, हमारे अनुभवों का एक्सप्लोर करना है, उनका उत्खनन करना है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विद इन द एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस एंड फॉर द एक्सपीरियंस। ये हमारे अनुभवों का एक्सप्लोरेशन, शिक्षा जो है हमारी अनुभवों का एक्सप्लोर करती है, ये उन्होंने इसकी शिक्षा की परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सपीरियंसेस। ये हमारे अनुभवों को रिकंस्ट्रक्ट करती है, जो उनकी रचना करती है, उनको जो री
हाँ हाँ, तो सर उन्होंने जो एजुकेशन की परिभाषा दी, और इसके अलावा उन्होंने ही वाज द पायनियर ऑफ फंक्शनल फिलोसॉफी। एक उन्होंने एक दर्शन उन्होंने एक दर्शन स्टार्ट किया जिसको प्रैग्मेटिज्म के नाम से जानते हैं, प्रयोग जिसको प्रमाणवाद कहते हैं, या प्रैग्मेटिज्म इंग्लिश में शुद्ध वर्ड है प्रैग्मेटिज्म, परिणामवाद के नाम से उनका जाना जाता है। ये जो एजुकेशन है वो उन्होंने मिला करके परिणामवाद की जो परिभाषा दी है उन्होंने, मैं थोड़ा सा यहीं पर उनका परिणामवाद को डिफाइन कर दूं ताकि आप लोगों को ये प्रैग्मेटिज्म के बारे में थोड़ी जानकारी हो जाएगी। वो कहते हैं कि सबसे पहले मनुष्य के दिमाग में कोई विचार आता है, जब विचार आता है तो वो उसको एक्शन के रूप में, उस विचार को क्रियान्वित करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन करता है, और जब वो एक्शन करता है तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है, चाहे अच्छा आए चाहे बुरा आए। तो जो उसने उसके अंदर विचार आया, उसमें जो एक्शन किया, उससे जो रिजल्ट आया, तो रिजल्ट और जो एक्शन है और जो उसका आइडिया था, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारा एक्सपीरियंस। और यही थ्योरी जो है वो प्रैग्मेटिज्म कहलाती है कि हम कोई भी, यानी इनडायरेक्टली वी कैन से द प्रैग्मेटिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी, यानी इसमें हम कोई भी क्रिया करके देखते हैं और उससे जो परिणाम आते हैं उससे हम अपना एक्सपीरियंस बनाते हैं। इसीलिए हम सूक्ष्म में कह सकते हैं कि प्रैग्मेटिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी। और आपको यही एक्शन आइडियोलॉजी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब, जिनकी एजुकेशन फिलॉसफी को कल मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो डॉक्टर बाबा साहब की जो एक्शन आइडियोलॉजी है, जो भी वो सारी की सारी, मैंने कहा ना कि वो जॉन डिवे से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए उनकी जो भी फिलॉसफी है उसमें एक्शन आइडियोलॉजी झलकती है। और इस एक्शन आइडियोलॉजी के जो जनक हैं वो जॉन डिवे हैं। वो एक बात और कहते हैं प्रोफेसर जॉन डिवे, एजुकेशन मस्ट नॉट बी ओनली प्रॉब्लम फाइंडिंग बट ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। वो ये कहते हैं कि हमारी जो शिक्षा है वो ऐसे दी जानी चाहिए, वो केवल समस्याएं खोजने के लिए, समस्याओं के देखने के लिए, समस्याओं को ढूंढने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि समस्याओं का निदान भी उस शिक्षा के अंदर होना चाहिए, उन समस्याओं का समाधान भी उस शिक्षा के द्वारा होना चाहिए, और वो समाधान हमारे एक्सपीरियंस पे आधारित होने चाहिए, तभी वो शिक्षा कहलाती है। और साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलावा उसमें एक कॉपरेशन का भी होना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉपरेशन मस्ट बी द मेन मोटो ऑफ योर एजुकेशन। आपकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समस्या समाधान और आपस में समवाय यानी कॉपरेशन, सहकार होना चाहिए। जिस शिक्षा के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, कॉपरेशन नहीं है, वो शिक्षा अधूरी है। और वो शिक्षा के परिभाषा देते वक्त, शिक्षा के बारे में विशेषताएं बताने से पहले जॉन डिवे के दिमाग में हमेशा एथिकल आइडियल ऑफ ह्यूमैनिटीज, एथिकल आइडियल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, जिसको हम इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं, सोशल एंडोस्मोसिस, इसकी भावना शिक्षा के अंदर होनी चाहिए। कहते हैं ना कि एथिकल आइडियल्स ऑफ ह्यूमैनिटी मस्ट बी इन द सेंटर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के गर्त में, शिक्षा के अंदर जो हमारी नैतिक वैल्यू हैं, जो हमारी नैतिक और जो मॉरल वैल्यूज हैं, एथिकल और आइडियल्स जो हैं, वो सारे निहित होने चाहिए। अगर किसी शिक्षा में नैतिकता का अभाव है तो वो शिक्षा नहीं कहलाती। इसी तरह उन्होंने कुछ कोट्स किए हैं, मैं वो कोट्स इंपॉर्टेंट कोट्स हैं जो एजुकेशन के विषय में उनका ज्ञान आपके सामने बताते हैं, वो मैं बताना चाहता हूं। वो कहते हैं एजुकेशन इज नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ। शिक्षा जीवन के लिए तैयारी के लिए नहीं है, बल्कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन इज नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन स्वतः ही अपने आप में जीवन है। दूसरा कहते हैं एजुकेशन देयरफॉर इज ए प्रोसेस ऑफ लिविंग
एंड नॉट ए प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर लिविंग। हमारा भविष्य जीने के लिए नहीं है शिक्षा, बल्कि संपूर्ण जीवन को जीने की पद्धति है। एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस। वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो क्या है? एक सामाजिक पद्धति है। वो पद्धति क्या है? इट इज ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी जीने की कला। शिक्षा जो है एक सामाजिक जो जीवन जीने की प्रोसेस है, वो एक जीवन की जरूरत है। बिना शिक्षा के हमारा जीवन, एक संक्षेप में हमारे भारतवर्ष में भी एक कहावत कही जाती है कि बिना पढ़े नर पशु कहावे। ये वाली जो कहा यहाँ पर चरितार्थ होती है, ये वाली कहावत, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस, इट इज ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ये हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। वो कहते हैं एज न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इज टू फिजियोलॉजिकल लाइफ। हमारे इस भौतिक जीवन को जीने के लिए जिस तरह खाना और प्रजनन जरूरी है, इन द सेम मैनर एजुकेशन इज टू सोशल लाइफ। हमारे सामाजिक जीवन को जीने के लिए हमें शिक्षा जरूरी है। देखिए यहाँ कितने बड़े इंपॉर्टेंट चीज बताई है उन्होंने, कि जिस तरह भौतिक जीवन को जीने के लिए खाना और प्रजनन, ये दो चीजें जरूरी हैं, इसीलिए उसी तरह हमारे जीवन को जीने के लिए, सामाजिक जीवन को जीने के लिए शिक्षा जरूरी है। लाइफ इज ए सेल्फ रिन्यूइंग प्रोसेस। मतलब जो हमारा जीवन है, डेली का डेली हम रिन्यूअल करते हैं। आपने देखा होगा कि लोग शिक्षित होने के बाद, अक्सर देखा होगा जो शिक्षित लोग हैं, वो अपना सुबह जब नैतिक अपना जीवन शुरू करते हैं, सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपना हाथ मुंह धोते हैं, हाथ मुंह धो के नहाना धोना करते हैं, खाना पीना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, अच्छे नए साफ कपड़े पहन करके दोबारा फिर रिन्यू हो जाते हैं, काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी डेली ये रिन्यूइंग प्रोसेस करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं लाइफ इज सेल्फ रिन्यूइंग प्रोसेस। हमारा जो शिक्षा है वो जिस तरह ये शिक्षा जीवन के लिए जरूरी है, इसी तरह जो हमारी लाइफ क्या है, वो हमारा जो जीवन है, वो रोजाना नवीनीकरण होने वाली प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि थिंकिंग स्किल must be recognized as an important and independent value oriented subject in our education system। हमारे शिक्षा के जो पद्धति है, उसके अंदर सोच विचार करने की शिक्षा एक अलग विषय के रूप में और एक अलग महत्वपूर्ण विषय के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि भारतवर्ष में थिंकिंग स्किल शिक्षा में न तो इंपॉर्टेंट या कंपलसरी सब्जेक्ट है, बल्कि वो बिल्कुल ही नदारद की गई है। और जब उन्होंने बृहद्रथ की हत्या के बाद शिक्षा को हमसे छीना है, तो उन्होंने भारतवर्ष के संपूर्ण वर्गों के लिए थिंकिंग स्किल और इमोशनल इंटेलिजेंसी को शिक्षा में से छीन लिया है। और आज की डेट तक में थिंकिंग स्किल भारत की शिक्षा पद्धति से नदारद है। इसीलिए लास्ट में वो कहते हैं कि एजुकेशन शुड नॉट बी जस्ट टीचर्स मेकिंग, बट इट शुड बी ए जर्नी ऑफ एक्सपीरियंसेस। हमें शिक्षा केवल अध्यापक बनने के लिए या टीचर्स मेकिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये हमारे जीवन के तजुर्बों को हासिल करने की यात्रा होनी चाहिए। और ये बातें जो यहाँ पर दर्शाती हैं कि जॉन डेबे की शिक्षा पद्धति जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी या कितनी इंपॉर्टेंट है। इस शिक्षा पद्धति में आप देखते हैं कि उन्होंने थिंकिंग स्किल और इमोशनल इंटेलिजेंसी पर कितना जोर दिया है। उनके हिसाब से शिक्षा की जो डेफिनेशन है वो भी एक शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि वो कहते हैं कि एजुकेशन, यानी इस चीज को फॉलो करते हैं कि एजुकेशन मींस नॉलेज प्लस इंटेलिजेंसी प्लस थिंकिंग स्किल। यानी शिक्षा तीन चीजों के महत्वपूर्ण योग से बनी हुई है, जिसमें विषय वस्तु का ज्ञान, व्यवहारिक शिक्षा और विचार कौशल, इन तीनों चीजों को मिलाकर के शिक्षा बनती है। अगर उनमें से कोई भी एक चीज की कमी हो जाती है तो वो हमारी शिक्षा नहीं कहलाई जा सकती, वो शिक्षा हमारी अधूरी है, उसको ठीक मायने में हम शिक्षा नहीं कह सकते। और दोस्तों यहीं पर मैं
एक बाबा साहब का कोटेशन कोट करता हूं कि जॉन डेवी से वो कितने प्रभावित थे कि जब वो 2 जून 1952 को कोलंबिया गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको एलएलडी की मानद उपाधि से सुशोभित किया था। और जब वो अमेरिका 2 जून 1952 को पहुंचे, तो वहां जाते ही एयरपोर्ट पे उन्होंने अपने गुरु यानी क्लास टीचर जो प्रोफेसर जॉन डेवे थे, इनके बारे में पूछा। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जब उनको ये बताया कि प्रोफेसर यस्टरडे 1 जून 1952 को वो स्वर्ग सुधार चुके या वो प्रस्थान करके दुनिया से वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो बाबा साहब को बहुत ज्यादा कष्ट हुआ। और जब उन्हें एलएलडी की उपाधि दी गई तो उन्होंने अपने उद्गार प्रोफेसर जॉन डेवे के लिए व्यक्त किए। वहां पर अपना उद्बोधन में उन्होंने एक सेंटेंस बोला जो उनके प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। वो सेंटेंस क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। वो उन्होंने बोला कि आई ओ ऑल माई इंटेलेक्चुअल लाइफ टू प्रोफेसर जॉन डेवे। मेरा सारा बौद्धिक जीवन प्रोफेसर जॉन डेवे का ऋणी है। और अपनी इस बात को उन्होंने 4 जून को जब कोलंबिया से अपनी पत्नी सविता अम्बेडकर को एक चिट्ठी लिखी, तो चिट्ठी में भी ये सेंटेंस उन्होंने कोट किया कि आई ओ ऑल माई इंटेलेक्चुअल लाइफ टू प्रोफेसर जॉन डेवे। तो जॉन डेवे की शिक्षा पद्धति और उनका जीवन का प्रभाव बाबा साहब के जीवन में कितना था, ये आप इस सेंटेंस से जान सकते हैं। लास्ट में वो मैं थोड़ा सा एक यहाँ पर 2 मिनट आपको एडवर्ड डी बोनो के बारे में भी थोड़ा बता दूं, क्योंकि अगर मैं आज के जमाने में एडवर्ड डी बोनो को यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है, अगर मैं यहाँ नहीं बताता हूं तो मैं शायद शिक्षा के बताने में कहीं आपके साथ कुछ न कुछ कमी रखता हूं या मैं कुछ मेरा नाइंसाफी होगी। तो मैं बता दूं कि एडवर्ड डी बोनो एक जिनको कि हमारे दुनिया में माइंड गुरु के नाम से जाना जाता है, वो 19 मई 1933 को पैदा हुए थे और अभी अभी 2 महीने 1.5 महीने पहले 9 जून 2021 को उनकी डेथ हुई है। उनको सन 2005 में नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स के लिए और उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ा चमत्कार किया और उन्होंने शिक्षा की जो डेफिनेशन दी, जो प्रोफेसर जॉन डेवे ने विश्वास व्यक्त किया शिक्षा की परिभाषा में, वही परिभाषा उन्होंने दी कि एजुकेशन मीन्स नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग स्किल। यानी उन्होंने भी शिक्षा को 3 बातों का सम्मिश्रण बताया और साथ में उन्होंने बोला कि जो थिंकिंग स्किल है शिक्षा में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थिंकिंग स्किल इज द लाइफ स्किल। और यहां पर वो लिखते हैं कि थिंकिंग इज एन ऑपरेसिव स्किल थ्रू विच इंटेलिजेंस ऑपरेट्स अपॉन एक्सपीरियंस फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो थिंकिंग स्किल क्या है, वो हमारे एक ऑपरेसिव स्किल है, यानी हमारी जो जिससे हम क्या करते हैं, अपनी इंटेलिजेंसी से अपने एक्सपीरियंस का ऑपरेशन करते हैं किसी खास उद्देश्य के लिए, किसी समस्या के समाधान के लिए, खास उद्देश्य के लिए हम अपने एक्सपीरियंस का अपनी बुद्धि के द्वारा ऑपरेशन करते हैं। ये उन्होंने उसकी थिंकिंग स्किल की परिभाषा दी है। और वो कहते हैं दुनिया में कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट क्लाइमेट चेंज बट इनएडिक्वेट थिंकिंग स्किल। वो कहते हैं कि इस दुनिया में ऋतु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज जो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, जितनी बड़ी थिंकिंग स्किल की कमी हमारी शिक्षा में है या हमारी शिक्षा पद्धति में थिंकिंग स्किल या विचार कौशल की कमी जितनी बड़ी भयंकर, मतलब जिसकी कमी है, उतनी कमी हमारे क्लाइमेट चेंज से भी, उतना बड़ा नुकसान हमारे क्लाइमेट चेंज से नहीं होता जितना थिंकिंग स्किल के नदारद होने से होता है। तो यहीं पर मैं उनका एक छोटा सा वो बता दूं जो भारत पर्स के लिए उन्होंने बोला है कि इंडिया इज नॉट यूजिंग इंटेलिजेंस वाइजली। भारत वर्ष में
अपनी बुद्धि का लोग प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उनकी शिक्षा में थिंकिंग स्किल नहीं है। भारतवर्ष में थिंकिंग स्किल नहीं पढ़ाई जाती, और थिंकिंग स्किल में भी आपको पता है कि आगे जो है ना वो क्रिएटिविटी निहित होती है। तो वो कहते हैं कि जो थिंकिंग स्किल है उसमें जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी कैन बी टॉट। डोंट जस्ट थिंक, थिंक क्रिएटिवली। वो कहते हैं कि केवल सोच विचार करना ही नहीं, बल्कि क्रिएटिव यानी सकारात्मक सोच, संरचनात्मक सोच, कुछ नया करने की सोच विचार के बारे में सोच विचार करना सीखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे अपने पीबीएसपी का जो एक बहुमूल्य स्लोगन है वो मैं जरूर यहां कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें आप सभी को समझनी होगी, क्योंकि महानायक कांशीराम जी ने हमको ये कहा है कि समझाने वाले को समझना होगा, समझकर फिर समझाना होगा, और सोच विचार करने वाला